रेनकोट एक इंडियन लव ड्रामा है। ये कहानी दो प्रेमी जोड़ों की है जो तकदीर के मारे हैं। उन्हें परिवार और बेरोजगारी के दबाव में एक दूसरे से अलग होना पड़ा, लेकिन अलग होने के कई साल बाद भी उनमें एक दूसरे के लिए हमदर्दी है। उनके पास खुद के लिए तो कुछ नहीं है, जीने खाने तक के लाले पड़े हैं, लेकिन चुपके से एक दूसरे की मदद करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं, भले ही उनकी घटती में और भी इजाफा हो जाए। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मनोज एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अपनी माँ के साथ भागलपुर बिहार में रहता है। एक जूट फैक्ट्री में काम करता था जो बंद हो गई है। अब एक बेरोजगार है और गांव में किसी तरह का छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन पैसों की भयंकर तंगी है। बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम 35,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। बात 2004 की है, इसलिए 35,000 रुपए की कीमत भी काफ़ी है। मनोज के कॉलेज फ्रेंड्स कलकत्ता में अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करते हैं। उसे उम्मीद है कि उसे अपने दोस्तों से मदद मिल जाएगी। उसका एक जिगरी दोस्त आलोक है जो उसी के गांव का है और स्कूल में साथ पढ़ा करता था। आजकल कलकत्ता में इंटरटेनमेंट कंपनी चलाता है और टीवी सीरियल प्रोड्यूस करता है। मनोज की कोई मदद करे या ना करे, आलोक जरूर मदद करेगा, लेकिन आलोक भी अकेले इतने पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकता है। इसलिए कलकत्ता आने पर मनोज और आलोक यहाँ काम करने वाले दोस्तों से थोड़ी थोड़ी रकम की व्यवस्था करने की योजना बनाते हैं। आलोक ने सबको पहले ही फोन कर दिया है। उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें मनोज की पूरी कहानी है कि कैसे जूट फैक्ट्री बंद होने के बाद उसे आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। बिजनेस शुरू करने के लिए वो दोस्तों से मदद की उम्मीद करता है, लेकिन मनोज बड़ा ही स्वाभिमानी व्यक्ति है। दोस्तों से पैसे मांगना उसे अंदर से बड़ा कचोट रहा है, पर फिलहाल वो अपनी मजबूरी के ऊपर बाथरूम में बंद होकर रोने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता है। आलोक की पत्नी शीला भी एक अच्छी महिला है, इसलिए अपने पति का अपना काम छोड़कर दोस्त के लिए पैसों का जुगाड़ करने से उसे कोई आपत्ति नहीं है। जबकि वो तो आलोक को सलाह देती है कि क्यों ना वो मनोज को भी अपनी प्रोडक्शन कंपनी में कोई ना कोई काम दे दे, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं है। मनोज इस तरह के काम के लिए नहीं बना है, उसका व्यक्तित्व तो ऐसा है ही नहीं। इसके लिए बड़ा चालू दिमाग चाहिए। आलोक ने ऑफिस जाने से पहले मनोज को उन दोस्तों के पते थमा दिए जहां उसे आज जाना है। आज आलोक उसे टाइम नहीं दे सकता है क्योंकि दूरदर्शन वालों से टाइम स्लॉट को लेकर उसकी मीटिंग है, लेकिन बाकी दोस्तों के यहाँ ऑफिस से लौटते वक्त वो खुद जाकर पैसों की बात कर लेगा। मनोज की जेब में एक और एड्रेस है। निकलने से पहले वो आलोक से पूछता है कि ये एड्रेस कहाँ पर है। जब आलोक एड्रेस में नाम देखता है वो बड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये एड्रेस मनोज की एक्स गर्लफ्रेंड नीरू का है। 6 साल पहले उसने एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी। भागलपुर से कलकत्ते के लिए निकलने से पहले मनोज की माँ ने भी वहां जाकर हाथ फैलाने से उसे मना किया था, लेकिन आलोक उसे इस शर्त पर कि अगर वो नीरू से मिलने गया तो कम से कम 15,000 रुपए लेकर आए, उसे उस पते का रास्ता बतला देता है। आज तेज बारिश हो रही थी, इसलिए निकलने से पहले आलोक की पत्नी ने उसे एक रेनकोट दे दिया और अपनी फोन उसके हाथ में थमा दी ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो फोन कर सके। निकलने से पहले आलोक की पत्नी शीला उससे कहती है कि अगर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेता जाए, पर मनोज के जेब में एक पैसा नहीं है। उसका पर्स तो भारी मालूम पड़ता है, पर रुपयों के मामले में खाली है। इसमें केवल कागज और गुटके भरे हैं। आज का दिन उसके लिए अच्छा था। अपने 3 दोस्तों से मिलने के बाद उसके पास करीब 12,000 रुपए जमा हो चुके हैं। सेकेंड हाफ में वापस लौटने से पहले वो हिम्मत करके नीरू के घर पहुंच जाता है। आजकल वे पुराने एड्रेस में नहीं रहते हैं। बड़ी मुश्किल से उसने नीरू के नए एड्रेस का पता लगाया था। असल में उसे नीरू से पैसों की कोई उम्मीद नहीं है, वो तो केवल उसे एक बार देखना चाहता है। 6 साल से उसने देखा भी नहीं है। वो खुश है या नहीं, कैसी रहती होगी, कुछ तो पता चले। बारिश में किसी तरह वो उस एड्रेस पर पहुंचता है। काफी देर बेल बजाने के बाद आखिरकार नीरू दरवाजे पर आती है। कहती है कि उसकी आंखें लग गई थी, कहीं वो ज्यादा देर तक बाहर खड़ा तो नहीं था। इस टाइम घर के नौकर भी घर में मौजूद नहीं रहते हैं, पत्ते खेलने के आदी हैं। दोपहर में अक्सर गायब ही रहते हैं। 2-2 नौकर हैं पर किसी काम के नहीं। मनोज नीरू के घर में ढेर सारे फर्नीचर भरे हुए देख सकता है, इसलिए उससे पूछ लेता है कि इतने सारे फर्नीचर यहाँ क्यों भर रखे हैं।
तब नीरू कहती है कि उसके पति कहते हैं कि सारे फर्नीचर एंटीक हैं, हटाए नहीं जा सकते हैं। बड़े घर की बहू होने का यही तो नुकसान है, पुरानी चीजें भरी रह जाती हैं। मनोज देख सकता है कि घर की सारी खिड़कियां बंद हैं, इसलिए कहता है कि उसे घुटन सी हो रही है। पर नीरू कहती है कि खिड़कियां खोलने से बारिश का पानी घर में घुस जाएगा। घर की बिजली भी गुल है, बेचारी को जनरेटर भी चलाना नहीं आता है। पता नहीं नौकरों ने डीजल कहाँ रखा होगा। उसके पति के बारे में पूछने पर नीरू कहती है कि वो जर्मनी गए हैं, उन्हें आज आना था, पर ऑफिस से उन्हें कॉल आया कि उन्हें उधर से ही जापान के लिए निकलना होगा। अब तो उसे अकेले रहने की आदत हो गई है। अब आदमी हमेशा घर से बाहर ही रहे तो वो उसकी कितनी खबर लेती फिरेगी। उसकी सेक्रेटरी उसे सब बतला देती है। तब मनोज कहता है कि वो भी अपने पति के साथ विदेश घूमने क्यों नहीं चली जाती है। घर में रहकर उसका रंग उतरता जा रहा है, उसे दुनिया घूमना चाहिए। पर नीरू कहती है कि उसे अंग्रेजी भी नहीं आती है। अगर प्लेन के टॉयलेट में बंद हो गई तो किसी को बुला भी नहीं सकेगी, वो तो घर में ही ठीक है। तभी घर का डोरबेल बजने लगता है। जब मनोज दरवाजा खोलने के लिए उठता है, नीरू कहती है कि प्लीज वो बैठा रहे, बाहर कोई भी है, अगर वो उसे उसके साथ देखेगा तो कुछ गलत ही समझेगा। अगर इस बारे में उसके पति को पता चल गया तो वो उस पर शक करेगा। उन्हें तो जरा भी पसंद नहीं है कि वो किसी और आदमी से बात भी करे। थोड़ी देर बाद जब नीरू मनोज से पूछती है कि वो आजकल क्या कर रहा है, तब वो बड़े भाव से कहता है कि उसने एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है। उसकी टीम लोकल टीवी सीरियल बनाती है। यहाँ कलकत्ता में आज उसकी दूरदर्शन में मीटिंग थी, वे टाइम स्लॉट बेच रहे हैं ना। तभी उसे आलोक की पत्नी शीला का फोन आता है। तब वो फोन पर उससे बड़े ही कॉन्फिडेंस में बात करता है। शीला को भी अजीब लगता है कि अचानक उसका बर्ताव कैसे बदल गया। शीला ने तो उससे ये पूछने के लिए फोन किया था कि उसने कुछ खाया या अब तक भूखा ही है। तब नीरू उससे पूछती है कि वो फोन भी रखता है, गांव में तो नेटवर्क नहीं आती होगी। तब वो कहता है कि ये फोन उसने अपनी सेक्रेटरी को दे दिया है, जब वो कलकत्ते आता है इसे ही यूज करता है। मनोज उसे और भी बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, जैसे गांव में उसने 6 मंजिला मकान बनवा लिया है, ऊपर के 2 फ्लोर में उसकी माँ और वे दोनों रहते हैं। घर में अटैच लेटरिन बाथरूम है, एक नौकर हमेशा माँ की सेवा करती है। उसकी माँ उसके लिए एक लड़की ढूंढ रही है, पर उसे नहीं लगता है कि इस साल उसकी शादी हो पाएगी। अगर दूरदर्शन में स्लॉट मिल गया तो इस साल उसे प्रोडक्शन का काम शुरू करना होगा, फिर वो बड़ा बिजी हो जाएगा। सीरियल प्रोडक्शन और दूरदर्शन में स्लॉट बुकिंग के लिए मीटिंग वाली बात आज सुबह ही उसने अपने दोस्त आलोक के मुंह से सुना था। तब नीरू कहती है कि उसे अपनी सेक्रेटरी से बचकर रहना चाहिए। फोन पर कैसे वो उससे फ्लर्ट कर रहा था। उन दोनों की बातें करते काफी समय बीत गया था। अब तक उसने मनोज को केवल चाय ही पूछा है, इसलिए कहती है कि वो क्या खाना पसंद करेगा। तब वो कहता है कि वो हर्बल डाइट पर है, उसके खाने की चिंता वो ना करे। ऐसे भी उसे दोपहर में ना खाने की आदत है, गुटखा खा लेता है तो भूख नहीं लगती है। नीरू भी कहती है कि वो भी डाइट पर है, इसलिए फ्राइडे को केवल खिचड़ी खाती है। उसका ट्रेनर डाइट के मामले में बड़ा सख्त है, ऊपर से नौकर भी अब तक नहीं आए हैं। घर में कुछ भी खाने को नहीं बना है, वो 2 मिनट में बाहर से उसके लिए कुछ खाने को ले आएगी। अब तक बारिश हो ही रही थी, इसलिए नीरू ने मनोज का ही रेनकोट ले लिया और अच्छे से चेहरा ढककर बाहर चली गई। मनोज भी अकेला घर में बैठा बैठा क्या करता। अब तो बारिश भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, इसलिए सिगरेट पीने के लिए घर की खिड़कियां खोल दी। थोड़ी देर बाद खिड़की पर एक आदमी ने उसे आवाज लगाई कि क्या वो 1 मिनट के लिए गेट खोल सकता है। उसे जोर का टॉयलेट आया है, जैसे ब्लाडर फट जाएगा। 1 सेकंड भी रोकना मुश्किल है। आसपास में कोई पब्लिक टॉयलेट भी नहीं है, क्या वो बाथरूम यूज कर सकता है। उसकी बातों में आकर मनोज घर का दरवाजा खोल देता है। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद जब मनोज कहता है कि अब वो जा सकता है, तब वो आदमी कहता है कि इतने देर से वो बाहर इंतजार कर रहा था, अब अंदर आ गया है तो ऐसे ही नहीं जाएगा। तुम कौन हो जो मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल रहे हो। तब मनोज कहता है कि वो नीरू के गांव से आया है, एक ही मोहल्ले में पला बढ़ा है, कलकत्ता आया तो सोचा कि उसका हाल चाल जान ले। मनोज कहता है कि उसे पता नहीं था कि वो उसका हस्बैंड है। तब वो आदमी कहता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, क्या वो अब भी इतना जवान लगता है। उसने तो ये कहकर उसका दिन ही बना दिया। वो आदमी कहता है कि वो मकान मालिक है, हर रोज किराया वसूलने के चक्कर में यहाँ आता है।
पर वो दरवाज़ा ही नहीं खोलती है, सारी खिड़कियां बंद रखती है। आज भी वो सुबह से घर के बाहर ही था। तुम रिक्शे में आए, बेल बजाए और अंदर चले गए। उसने सब देखा है। तब मनोज कहता है कि ये घर तो नीरू के हस्बैंड का है। तब मकान मालिक कहता है कि फिर वो ये भी कहेगी कि ये फर्नीचर भी उसका है। अजी ये सब तो नाटक कंपनी का है, बड़े चालाक लोग हैं ये। उसी के मकान को नाटक कंपनी का गोदाम बना दिया, उनसे भाड़ा भी वसूलते हैं। अगली बार आओगे तो फर्नीचर का नया सेट मिलेगा। तब मनोज कहता है कि उसने तो शादी के टाइम देखा था कि उसके हस्बैंड का परिवार अच्छा भला सेटल था। तब मकान मालिक बतलाता है कि एक दिन उसके पति ने उसे एक बड़ी कंपनी का रिकमेंडेशन लेटर दिखाया, सो उसने मकान भाड़े पर दे दिया। लेकिन जब भाड़ा समय से नहीं मिलने लगा तो उसने इंक्वायरी की। तब पता चला कि लेटर फर्जी था। बाबू तो नौकरी पहले ही छोड़ चुके थे। जिस कंपनी में काम करते थे वहां फ्रॉड किया तो नौकरी चली गई। दूसरी कंपनी ज्वाइन की, इसमें भी वही सब किया, वहां से भी निकाल दिया गया। फिर तो बेरोजगार हो गए, घर में बैठे बैठे शराब की लत लग गई। अब आधी रात में आएगा तो शराब के नशे में धुत होकर। मकान मालिक कहता है कि वो उन्हें 2-3 दिन में यहाँ से निकालने वाला है। उनका 4,000 रुपये महीने के हिसाब से 10 महीने का 40,000 रुपये बकाया है। कहाँ से देंगे पैसे? खाने तक के तो पैसे नहीं है। उसे तो गांव की उसकी पत्नी नीरू के लिए बुरा लगता है। जब तक मकान है कम से कम सिर छुपाने के लिए घर तो है, लेकिन वो भी कब तक बर्दाश्त करेगा। तब मनोज मकान मालिक को 3 महीने का 12,000 रुपये किराया दे देता है। उसके पास अभी केवल इतने ही पैसे थे, अपने दोस्तों से उसे इतने ही मिल सके थे। वो मकान मालिक से कहता है कि वो फिलहाल 12,000 रुपये से काम चला ले और कुछ भी करने से पहले उसे एक बार चिट्ठी जरूर लिखे, वो कुछ न कुछ जुगाड़ कर देगा। तब मकान मालिक 3 महीने की रसीद काटता है और उसके हाथों में थमा देता है, फिर वहां से चला जाता है। मनोज ने नीरू के नाम एक चिट्ठी लिखी, फिर इसे रसीद के साथ मोड़कर पलंग के नीचे रख दिया ताकि उसके जाने के बाद वो ये रसीद देख सके कि उसने 3 महीने का किराया भर दिया है। मनोज को नीरू का ये हाल जानकर बड़ा दुख है। वो उसके पूरे घर में घूमता है। जब वो किचन में जाता है देखता है कि सच में किचन में खाने का कोई भी सामान नहीं है। थोड़ी सी खिचड़ी है जिसे नीरू ने कटोरे में ढक कर रखा है। घर की हालत बड़ी ही खराब है। बाथरूम में देसी शराब की ढेरों बोतलें भरी है। मकान मालिक सच ही कह रहा था। थोड़ी देर में नीरू वापस आ जाती है। उसने होटल से गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी बनवा लाई है। बातें करते करते मनोज उससे अपने नए प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बतलाता है। जाहिर सी बात है कि उन दोनों के बीच सारी बातें मनगढ़ंत हैं। ना तो मनोज कोई प्रोडक्शन कंपनी चलाता है और ना ही नीरू भी यहाँ सुख से है। दोनों की हालत एक जैसी है, लेकिन इसके बावजूद भी कि नीरू के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है और एक वक्त भूखे रहकर काम चलाना पड़ता है। उसने मनोज के लिए पूरी सब्जी बनवा दी। जब मनोज उससे इसमें से कुछ खाने के लिए कहता है तब वो कहती है कि उसके डाइटिशियन को पता चल जाएगा, उसका वजन बढ़ सकता है। इस डर से तो वो कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पीती है। खैर अब मनोज को जाना होगा। जाने से पहले मनोज कहता है कि वो उससे मिलने आता रहेगा। तब नीरू कहती है कि वे 2-3 दिन में नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, पर उसके पास नए फ्लैट का एड्रेस नहीं है, उसके पति ही जानते हैं। तब मनोज कहता है कि वो जहाँ भी रहेगी वो उसे ढूंढ लेगा। फिर वो वापस अपने दोस्त आलोक के घर लौट जाता है। जब शाम को आलोक ऑफिस से आता है तब वो अपनी पत्नी से पूछता है कि मनोज वापस आ गया क्या। तब वो बतलाती है कि जब से वो आया है उसका मूड बड़ा खराब है। वो पूछता है कि बात क्या है। उसने तो अपने दोस्तों से फोन पर बात की थी, उन्होंने उसे पैसे दे दिए थे, आखिर क्या हो गया। तब शीला कहती है कि किसी ने उसका जेब मार लिया, सारे पैसे लूट लिए। तब मनोज वहां आ जाता है और कहता है कि भाभी उसे बचाने के लिए झूठ कह रही है। इसके बाद वो अपनी सारी बात उसे बतला देता है। शीला को मनोज के प्रति हमदर्दी थी, क्योंकि उसका हाल भी मनोज जैसा ही है। वो शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसे भी मजबूरन किसी और से शादी करनी पड़ी। उस रात जब मनोज कमरे में आराम कर रहा है, शीला कमरे में आती है और कहती है कि रेनकोट में उसका कुछ सामान छूट गया था। रेनकोट की जेब में नीरू के गले का हार रखा है। इसमें एक चिट्ठी भी है जिसमें नीरू ने लिखा है कि जब वो खाना लेने बाहर गई तब उसे रेनकोट में रखी उसकी चिट्ठी मिली। उसकी नौकरी चली गई है और वो अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने आया है।
उसे पैसों की इतनी ज़रूरत थी, फिर भी उसने उससे क्यों कुछ भी नहीं कहा। थोड़े से पैसों की ही तो बात थी। वो उसे अपना लॉकेट दे रही है, इसे बेचकर वो पैसों का जुगाड़ कर सकता है। वो उसे पैसे कैश में दे देती, लेकिन सारे लॉकर की चाबी उसके पति के पास है। फिलहाल उसे उस चेन को बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसका काम चल जाएगा। दोनों एक दूसरे के फटेहाल होने के बारे में सब कुछ जान चुके थे, लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत एक दूसरे से बिल्कुल नहीं की, बल्कि अपनी जरूरी चीजें देकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की। यही असली प्यार है। भले ही उन दोनों ने अपने आर्थिक हालात के बारे में एक दूसरे से झूठ कहा, लेकिन एक दूसरे के लिए निस्वार्थ कुछ भी करने की चाहत अब भी उनमें है। भले ही वे अब साथ नहीं हैं, पर यह तो तय है कि ईश्वर ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।